वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। वर्तमान में राजनीति का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने देश की सियासत की जो दिशा है वो बदल दी है। मतलब कि हर किसी को चौंका दिया है, या ऐसे कहें कि जोर का झटका धीरे से लगे। हरियाणा में जहां बीजेपी हैट्रिक बनाई है बीजेपी ने, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है और जम्मू के अंदर तो खासकर बेहतर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने आप को साबित किया है कि घाटी में आज भी उसका अपना दबदबा है। लोकसभा चुनाव में पराजित हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर के चुनाव का बड़ा संदेश यह भी है कि अनुच्छेद 370 और 35 के रद्द होने के बाद पहली बार वहां चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार दोनों जगह जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक रहे। हाँ, कांग्रेस के लिए मंथन का समय जरूर है, क्योंकि कांग्रेस ना तो हरियाणा में बहुत कुछ अच्छा कर पाई और ना ही जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर पाई। और अब सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो और दल है, कांग्रेस के जो घटक दल हैं, उन्होंने कांग्रेस की तरफ अपने जो निशाने हैं, जो तीर हैं, वो छोड़ने शुरू कर दिए हैं। मतलब उनका कहना भी यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही मंथन करना चाहिए, और वास्तविकता भी है। हरियाणा के अंदर आपसी विवाद से लास्ट तक भी कांग्रेस उभर नहीं पाई। जहां ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है, वहां नतीजों ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी वहीं खड़ी है जहां उसकी शुरुआत हुई थी। मतलब कि लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि शुरू से ही दौड़ के अंदर 50-50 है नतीजे, और उस 50-50 ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में कामयाब रही, और जातिगत राजनीति जिसकी बात हो रही थी, जनता ने उसे भी नकार दिया। इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रदीप नरोला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ सोहेल काजमी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ सुशील वकील जी हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रदीप नरोला जी आपके पास आ रहा हूं। कैसे देखेंगे आप इस चुनाव को? प्रदीप जी, अगर पूरे चुनाव को देखा जाए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, चलिए जम्मू कश्मीर के अंदर ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पुरानी स्थिति में खड़ी कर पाए तो बड़ी बात है। उन्होंने तो खड़ा किया अपने आप को, और वहां पर भी कांग्रेस, जिसको कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेस वहां बढ़ सकती है, कांग्रेस को वहां मत मिल सकते हैं, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। वहां पर एनसी जीत गई। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात हरियाणा है कि हरियाणा के अंदर तो सारे जो वो कहते हैं ना, जितनी फोरकास्ट हुई थी और जितने भी एग्जिट पोल हुए थे, वो पोल भी धराशायी हुए। जनता ने तो कुछ और ही पोल दे दिया। प्रदीप जी। जी संजय जी, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, इसलिए हरियाणा का मन बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस वक्त चुनाव डिक्लेयर हुए थे, उस वक्त जो जमीन पर स्थिति थी वो थोड़ी सी भिन्न थी, जो नतीजों से बहुत अलग थी। और अलग भी क्या थी कि सभी मान रहे थे कि कांग्रेस को इस चुनाव में एज मिल रहा है, कांग्रेस इस चुनाव में फेवरेट मानी जा रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो बीजेपी ने एक इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत सारा खेल ही बिगाड़ दिया। और वो खेल न केवल कांग्रेस का तो बिगड़ा ही, वो खेल जो राजनीतिक पंडित हैं, जो सर्वे करते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, उनका भी बिगड़ गया। जी बिल्कुल। और ये बात ठीक है कि जहां जहां कांग्रेस, एक जाटलैंड में बीजेपी बहुत वीक नजर आती थी, कांग्रेस बहुत पावरफुल नजर आ रही थी, तो वहां बड़े ही तरीके से 2 या 3 कैंडिडेट को आपस में भिड़ा के जाटलैंड की 15 सीट ऐसी है जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो बीजेपी ने जीती, और वहां से भी सीट निकाल ली। हालांकि ये क्लोज कॉन्टेस्ट थे, मार्जिन बहुत कम था, बहुत सारी सीटों पर तो सिर्फ दहाई के आंकड़ों में, तिहाई के आंकड़ों में। मतलब आपको भी लगता है प्रदीप भाई, ऐसा लगता है कि जो नायब सिंह सैनी जी के नाम की एक मिसाइल थी, वो बेआवाज बड़े चुपचाप से गई और धड़ाम से फट गई? जी मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। नहीं, संजय जी, एक फैक्टर और नजर आया कि लोकसभा चुनाव में एक समीकरण बड़ा हरियाणा में, जाट, दलित और मेव्स का, मुसलमान का एक समीकरण बना। तो शायद कांग्रेस इसी मुगालते में रह गई कि ये समीकरण अब विधानसभा
चुनाव में भी बनेगा। और मेरे ख्याल से दलित वोट उनके हिसाब से, ओबीसी और दलित पूरा तरह से छटक गया। मतलब और वो आप हिसाब ये नहीं कह लगा। रहे हैं प्रदीप भाई की जातिगत राजनीति ध्वस्त हो गई, क्योंकि बार बार ये बिल्कुल बात होती है कि जाटलैंड नाराज है, जाटलैंड नाराज है, किसान जाट है, किसान नाराज है, तो वहां तो बता दिया लोगों ने कि कौन नाराज है और कौन किससे नाराज है। कौन और कितना नाराज है और किससे नाराज है, हाँ ये चीजें सामने आ गई। और एक 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 चीज और थोड़ा सा मैं संजय जी 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 आपको जी बोलिए। हाँ प्रकाश डालूं उसमें कि बीजेपी ने जिस तरह से खेला, हाँ। जो जो झारखंड में बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति खेली, हम्म उसमें आपका ये बिल्कुल टैगलाइन बिल्कुल सही है कि जोर का झटका कांग्रेस को धीरे से लग गया हम्म और कांग्रेस फिर ईवीएम पे आ गई। तो मेरा मानना है कि हरियाणा में जो राजनीति, जिस तरह का कार्ड खेला गया, अब अहीरवाल जो कि बिल्कुल साफ हो गया, अहीरवाल में एक मेवात की 3 सीट को छोड़कर कांग्रेस के पास 0 है, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। हम्म तो बहुत सारी चीजें ऐसी बदल दी, वो समीकरण इस तरह से बदल दिए बीजेपी ने, भाई मेरे ख्याल से कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। और एक चीज और फैक्टर बताऊं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ये कह रही थी कि जनता चुनाव लड़ रही है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, और विधानसभा में भी कांग्रेस ने वही कहना शुरू कर दिया, तो जनता चुनाव लड़ गई। जो रिजल्ट आ गया उसमें जनता चुनाव लड़ गई। बिल्कुल, जनता ने चुनाव लड़ा तो रिजल्ट सामने दे दिया ना। अच्छा, अब एक चीज जी और है प्रदीप जी, क्योंकि आप तो हरियाणा को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये कहा जी जा रहा था कि खट्टर जी का विरोध है, खट्टर जी का विरोध है, तो विरोध किसका दिखा है यहाँ निस्संदेह, पर? निस्संदेह हाँ चुनाव के आखिर के 10 दिनों में हाँ पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को कैंपेनिंग से भी दूर रखा। हाँ वो 2-3 सीटों पर आए हाँ और एक बैंक्वेट हॉल में सभा करके चले गए, पब्लिक मीटिंग नहीं कराई गई उनकी। हाँ। एक 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 कम्युनिटी को साधने के लिए, पंजाबी कम्युनिटी को साधने के लिए उन्होंने 2-3 अंडर एक बैंक्वेट हॉल के हॉल में नहीं तो करनाल मीटिंग्स ने की। रिजल्ट दिया ना, देखिए। देखिए मैं आपको बताऊं हाँ संजय जी, करनाल बहुत टाइम से परंपरागत सीट है बीजेपी की। हम्म करनाल लोकसभा भी, करनाल विधानसभा भी, हम्म वहां बीजेपी किसी को भी खड़ा करे, किसी को भी खड़ा करे, हम्म क्योंकि कभी ये बहुत ही ब्राह्मणों की सीट मानी जाती थी। आईडी स्वामी यहाँ पे चुनाव लड़े और 2-3, इस आईडी स्वामी से पहले चिरंजी लाल कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, वो लगातार 3 बार जीते। उसके बाद बीजेपी ने आईडी स्वामी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आईडी स्वामी को लड़ाया, तो आईडी ये परंपरागत सीट बन गई उसके बाद से बीजेपी की। बीजेपी वहां किसी को भी लड़ाती, इसीलिए आप देख लीजिए जब सीएम बने सैनी जी, तो सैनी जी को करनाल से लड़ाया गया। फिर शायद थिंक टैंक ने सोचा कि ये तो हमारी परंपरागत सीट है, क्यों ना सैनी जी को लड़वा भेल के 1 सीट और बढ़ा ली जाए, तो जगमानो आनंद को लड़ाया वहां से। तो वो सीट अगर ये कहें कि जब खट्टर साहब ने करनाल से चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने 4 सीटों पर एक सर्वे किया था, वो घूम घूम के देखे थे कि उनके लिए सेफ सीट कौन सी है, तो उन्हें करनाल सेफ सीट लगी। तो ये खट्टर साहब की मैं नहीं मानता, एक पॉलिटिकल तरीके से कतई ना माना जाए कि खट्टर साहब की वजह से करनाल सीट फिर आ गई। करनाल सीट काफी समय से, पिछले 2 दशक से, मतलब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कामयाब रही, चाहे वो नायब सिंह सैनी जी को लेकर आए हों, बिल्कुल, और चाहे बिल्कुल, प्रचार की बागडोर जो जिस तरीके से संभाली गई और जिस तरीके से टिकट वितरण हुए, जिसे लेकर विवाद भी रहे थे कि ये टिकट क्यों दिए गए, लेकिन वो सारी संजय चीजें जी, सक्सेस हो गई। एक चीज कांग्रेस ने और सोचा कि किसान फैक्टर, पहलवान फैक्टर, हाँ ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, हाँ ये अपने अपने उनके एक एरिया में तो काम कर रहे थे। हाँ कांग्रेस ने मुगालता लगा दिया कि पूरे हरियाणा में काम करेंगे। नहीं नहीं, वो दंगल सब जगह सजा दिया था, लेकिन वो दंगल केवल कुछ ही जगह सज पाया, और वो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछूंगा। लेकिन मैं सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, क्या लगता है आपको कि दोनों जो प्रदेश के अंदर वोट बैंक जिसकी बात होती है, अभी जो प्रदीप जी ने भी कहा कि दलित फैक्टर, देखिए एक लगातार कहा जा रहा था कि चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो, चाहे वो हरियाणा के अंदर हो, और अभी 2 महत्वपूर्ण और चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, यहां पर भी वो फैक्टर काम करेगा। लोकसभा का जो एक टेम्पो बना था कि भाई विपक्ष में बहुत सारे दल एक हुए और कांग्रेस के साथ लगे और कांग्रेस उसमें उभर कर आ गई, या विपक्ष के लोग उसमें बनकर आगे निकल कर आ गए, और वो फैक्टर था कि दलित फैक्टर। अभी मायावती जी का एक ट्वीट है, आपने भी देखा होगा, उन्होंने भी बड़े अच्छे से बोला है, और वहाँ पर हरियाणा में तो जो
पर्टिकुलर क्षेत्रीय दल थे वो दोनों ही खत्म हो गए लगभग। एक को शायद 2 सीट मिली और एक को 0 है। हाँ, बसपा जरूर 1 सीट वहां पाने में कामयाब रही, लेकिन इसके उलट जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रीय दल की स्थिति कांग्रेस की नीचे गई है। हाँ, क्षेत्रीय दल वहां पर भी जो और थे वो बिल्कुल डाउन हुए हैं, लेकिन वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी तेजी से ऊपर बढ़कर आई है। तो आपको क्या लगता है कि फैक्टर कौन से रहे हैं वहां पर, कौन सी रणनीति ऐसी रही है भारतीय जनता पार्टी की कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने गेन ही किया है, मतलब अपनी तरफ से कुछ खोया नहीं है? सुशील जी। देखिए संजय जी, लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा में जो कांग्रेस या बीजेपी को काफी हार का सामना करना पड़ा, उस टाइम क्या हुआ, एक बड़ा शोषा फैला गया था इस देश में कि राहुल गांधी जी ने जैसे हद से ज्यादा इस पे कहा था कि अगर ये बीजेपी दोबारा सरकार में आएगी ये संविधान बदल लेंगे, जो पिछले जातीय दलित वगैरह को जितने भी ये राइट्स है रिजर्वेशन है सारे खत्म कर देंगे। वो उसका यूपी में असर पहले हुआ और उसके बाद ये अपना ये हरियाणा में भी काफी असर हुआ, लेकिन बीजेपी ने उसका फायदा इस बार इस इलेक्शन में उठाया। आप देखिए हरियाणा में कम से कम 20 सीटें इस बार ने ये बैकवर्ड कम्युनिटी को दे दिए, चाहे उसमें जितने भी अहिरवाल वगैरह जितने भी सैनी वगैरह सबको मिला के 20 सीटें दे दी। उसके बाद देख लीजिए इस बार कैसा समीकरण चेंज हो गया, 8 सीटें जो रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए वो भी बीजेपी के हक में गई। पहले जो जाट वोट होता था वो एक ही कम्युनिटी को वोट देता था, लेकिन इन्होंने इस बार जाट कम्युनिटी में भी सहन लगा के जाट कम्युनिटी के भी जो कम से कम सीटें होती है कम से कम आधी सीटें उस पर ले ली। हाँ, दूसरा भवानी जो में किरण हरियाणा चौधरी में का जादू भी चला, वहां पर भी 4 सीटें लेके आए। दूसरा चीज है कि हरियाणा में मोदी मैजिक भी थोड़ा बहुत चला, काफी चला, क्योंकि ये आज तक जो भी आया हुआ जैसे कांग्रेस ने लोगों को भी ये भी लोग भूलेंगे नहीं कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकारें थी जमीन कैसे यहाँ पर आवंटन किए गए, जो लाखों में आवंटन किए गए तो सैकड़ों करोड़ों में बिक गया। ऐसे जैसे पंचकुला या चंडीगढ़ वगैरह में जो सबसे कॉस्टली जमीन थी वो अपने रिजर्व में बांटी गई, हाई कोर्ट जजों में देता हूँ वगैरह में, उनके सरकार टाइम में भी काफी करप्शन रहा। और दूसरा चीज है जो बीजेपी या कांग्रेस के बड़े नेता है जैसे वो भाई बहन भी यहाँ पर आ गए, उन्होंने जो चीजें उछाली जैसे यही जवान किसान और अपना ये पहलवान वगैरह, फिर बाकी चीजें भी उन्होंने कह दी, उससे क्या होगा एंटी वोट पड़ गया, उसको कांग्रेस को वो नुकसान हो गया। अब देख लीजिए सेम चीज हो गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इस बार जो हो गया पूरा पोलराइजेशन पे वोट हो गया। आप देख लीजिए जम्मू में जो 43 सीटें हैं उसमें से 33 सीटें हैं जिसमें पूरा ये चीज़ है ये जो मेजॉरिटी है उसमें हिंदू मेजॉरिटी सीटें खाली 33 है। 33 में 29 सीटें जो है एक तरफा वोट पड़ गया, वो पड़ गया सारा बीजेपी को। उसमें से 29 में 3-4 सीटें जो है वो बीजेपी वगैरह से जो निकले हुए थे इंडिपेंडेंस थे वो उनको चली गई, मतलब जो हिंदू सीटें थे मोस्टली हिंदू को ही वापस आ गई। और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए लोग बहुत नाराज थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ, और ये ना कि ये बार बार हमें यहाँ राज करते आए हैं, इन्होंने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी वो पूरे नाराज थे। और वो ही पता था उमर अब्दुल्ला साहब को भी, इसलिए उसको 2 सीटों पे उठना पड़ा कि उसको पहले भी बारामूला में झटका लगा था, 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार चुके थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, कश्मीर में ऐसा फैलाया गया, और उसका कारण क्या है, जब मोदी या अमित शाह जी जम्मू आए उन्होंने ये बयान दे दिया कि किसी माईलाल का बाप भी नहीं है कि ये आर्टिकल 370 को हटा सकता है। मोदी जी आ गए, उन्होंने कहा कि पहली बार होगा कि जम्मू से पहले मुख्यमंत्री बन जाएगा इस बार। उसका जो नेगेटिव इफेक्ट निकला वो कश्मीर से निकला। कश्मीर में फैलाया गया कि अगर आपके वोट जैसे यूपी में हुआ लास्ट में जब लोकसभा के इलेक्शन थे, अगर आपका वोट इधर उधर बिखर जाएगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जम्मू का इस बार चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहेगा और जम्मू की हम पे डोमिनेंस रहेगी। लोगों में ऐसा फैलाया गया कि जिसके वजह से लोगों ने एक तरफा ये कर लिया फैसला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने, अदरवाइज ऐसा हो सकता है मतलब लेकिन आप ये देखेंगे ना सुशील जी कि वहां पर भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, मतलब आप देखें कि कुछ भी फैलाया वहां पर, हाँ वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे चला गया। कश्मीर रीजन में मोस्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस को गया।
आप देखिए बदलाव क्या है। जो कल तक लोगों को घर से बाहर नहीं देते थे, वोट डालने नहीं देते थे बंदूक के निशान पे, आज वो लोग खुद लड़ रहे हैं। हाँ। अब देखिए ये ऐसा हो सकता है, या जहाँ जहाँ गुरु का भाई उठेगा, अफजल गुरु का भाई उठ गया और 129 वोट उसको कुल मिल गए। हम्म। जितने भी सेपरेट लीडर्स थे सब हार गए। बिना अब्दुल रशीद साहब का खाली इकलौता भाई आ गया, बाकियों की जमानत जब्त होगी। सेम टाइप हो गया, बाकी जो सेपरेट्स वगैरह उनकी जमानतें जब्त होगी। ये दिखा रहा है कश्मीर में बदलाव। ये जो कश्मीर का इस बार हो गया, कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट पड़ा, वो उनको कोई अच्छे काम करने पे वो वोट नहीं पड़ा, मतलब बल्कि वो अलगाववादी वोट वाला जो वोट था वो खत्म हो जो गया। वोट जो उनको पड़ा हाँ। वो एंटी या बीजेपी और प्रो 370। हालांकि कल मुझे उमरुल्लाह साहब ने कह दिया हमारा जो रहेगा बहुत सारे सरकार नहीं, के चलिए साथ वो हमारा रवैया 370 बहुत वाला अच्छा इशू तो रहेगा, खत्म ही हो गया, कोऑर्डिनेशन क्योंकि रहेगी। आज भी बयान लेकिन है उसने सुशील जी, 370 को बुला ही आज दिया, आज कहने आज से बयान है उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें केंद्र से सहयोग चाहिए और मिलकर काम और करना है। उन मतलब ये और एक ये भी कह दिया हाँ। कि हमें 370 को भूलना चाहिए कि 370 कोई भी आप ये वापस नहीं ला सकता। नहीं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि हम स्टेटहुड चाहेंगे। वो तो भारत सरकार ने पहले ही प्रॉमिस किया, तो वो दे देंगे उनको, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल। ये दो हाँ ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सोहेल काजमी जी, सोहेल भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनसे पूछूंगा। अगर आप देखें सोहेल भाई, वर्तमान में 2 प्रदेशों के अंदर चुनाव हैं सोहेल जी, महाराष्ट्र और झारखंड, और जल्दी आचार संहिता भी लग सकती है, ऐसा बताया जा रहा है कि शायद अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते लग जानी चाहिए आचार संहिता, इस तरीके की खबरें आ रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव को अगर हम एक तरफ छोड़ दें, तो हरियाणा का जो ये चुनाव हुआ है ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है दोनों जगह। और इन 2 चुनाव के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर आगे चलती है, वो आज भी उतना ही दमदार चेहरा है कि आज भी जनता एकदम से उसी चेहरे पर वोट डाल रही है? क्योंकि लोकसभा की बात जो है सभी ने कही कि संविधान खतरे में है, शायद जनता वापस समझ गई कि संविधान खतरे में नहीं था, ये वो फैक्टर आया है कि जनता ने वापसी करी, या जो अति आत्मविश्वास कांग्रेस का था, क्योंकि वहां पर हरियाणा की अगर हम बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा था कि शैलजा को लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर एक उम्मीद है कि शैलजा यहां पर आनी चाहिए, लेकिन वहां पर हुड्डा पर दांव खेला गया। फिर टिकट वितरण को लेकर भी पूरा एकदम कहते हैं ना डंडेबाजी रही दबाकर, या वो फैक्टर काम करा? क्या लगता है आपको सोहेल भाई? देखिए सर, हर रीजन टू रीजन डिपेंड करता है वहां के मुद्दों को लेके, वहां की सियासत को लेके, और पॉलिटिशियंस की बॉडी लैंग्वेज को कंपेनिंग के टाइम पे लेके बड़ी चीजें मैटर करती है। हार के भी बहुत से रीजंस होते हैं और जीत के भी बहुत से रीजंस होते और हैं। एक और सोहेल भाई, एक और पूछ रहा हूं आपसे, एक और, कि वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ी है, कांग्रेस कम हुई है, भारतीय जनता पार्टी जहां थी वहां स्टैब्लिश हुई है, और पीडीपी और अदर निर्दलीय ऐसे लोग खड़े थे बहुत सारे, जिन्हें कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जम्मू कश्मीर की जनता इन्हें वोट करेगी, क्योंकि वो उसी तरीके के आधार पर वोट मांग रहे थे। उस पर भी थोड़े से अपने विचार रखिएगा कि वो क्या हुआ, उसे क्यों नकारा जनता ने? संजय सर, हरियाणा के मुद्दे अलग हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे अलग हैं। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, और यहाँ पे अलगाववाद, स्टोन पेल्टिंग, पाकिस्तान के इंटरफेरेंस पिछले 77 ईयर से बरकरार है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और वो ना खुद सुकून में रहता है ना हमें सुकून में रहने देता है। लेकिन यह है कि मोदी जी की जो पीस को लेकर इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में थी वो रिमार्केबल थी, लेकिन जो उनकी पार्टी की जो काम करने का तरीका है वो हिंदू और मुस्लिम पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की। वो जम्मू कश्मीर में पोलराइज कर गई, टोटल पोलराइजेशन जिसकी तरफ सुशील जी ने भी इशारा किया, उसका नतीजा ये हुआ कि जम्मू जहां ये हिंदू सेंट्रिक सीट्स थी वो हिंदू सेंट्रिक सीट्स मिल गई, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने वन गो में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया। और ये सिर्फ यही है, हिंदू मुस्लिम डोगरा कश्मीरी, ये जो राग ये पिछले 5 साल से ये राग रहे हैं, 3 परिवार खा गए, लूट गए, ये सब चीजें जो है वो फायदा देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, जो 2-3 सीटें मिली हैं, वो भी
नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत उनको मिली है कश्मीर में जो 2-3 सीटें मिली है, अदरवाइज उनका शायद कोई नंबर ही ना आता। जहां तक महबूबा मुफ्ती जी की बात है, उनकी पार्टी, उनकी पॉलिसीज हमेशा अलगाववाद के तरफ रही है या पाकिस्तान सेंट्रिक बातें करती रही हैं, वो लोगों ने नकार दिया। जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी जमात का आदमी, कोई भी बड़े एक्सपेरिमेंट लोगों ने किए, लेकिन सब धरे के धरे रह गए। लोगों ने अमन को, पीस को आगे बढ़ाने के लिए वोट किया, प्रॉस्पेरिटी के लिए वोट किए, अपने लोगों को गवर्न करें, जम्मू कश्मीर में एक अच्छी असेंबली बने, और वो गवर्नेंस का वोट है ये। और ये 5-6 सालों जो टाइम वेस्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का, उसको खत्म करने के लिए ये वोट किया है, और एक स्थिर मजबूत आपको मैंडेट जो है लोगों ने आपको मतलब दे ये तो दिया क्लियर है और कि इस पे 5 साल अब सत्ता चलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे संजय सर एक ही बात बोलूंगा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मरकज की बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारकबाद दी है और उमर अब्दुल्ला को भी मुबारकबाद दी है, मुझे लगता है जिस पीस को प्रिवेल करने में मोदी लेड सरकार ने काम किया है उसको आगे तक लेके जाना मैं समझता हूं। और इस सरकार का जो भी सरकार यहां बनेगी, उनको मजबूती से हाथ मिला के जम्मू कश्मीर की जो दुश्वारियां हैं उनको दूर करने में मुझे लगता है मोदी लेड सरकार जो है उसमें जरूर काम करेगी और करना चाहिए भी। नहीं तो आपको लगता है सोहेल भाई कि वर्तमान में जो सरकार बनेगी, अब मतलब क्लियर है, बहुमत तो क्लियर है, लेकिन एक बयान आना शुरू हो गया है अभी से, अगर आप देखेंगे तो वो कहा है कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। मतलब जो घटक दल हैं वो क्या वास्तव में साथ लेके चलेंगे कांग्रेस को, या वापस जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में है, वो बनाएंगे? अगर मंथन की बात और इशारा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत कांग्रेस के सामने आने वाली है। जी 4-5 जो लोग हैं इंडिपेंडेंट जो जीते हैं वो सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे जिनको टिकट नहीं मिली है, और शाम तक 1-2 तो ज्वाइन कर रहे हैं, तो वैसे ही उनका नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ शाम तक और बढ़ जाएगा, तो उनको जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अलायंस में है वो जुड़े रहे तो कांग्रेस के ही उम्मीदवारों का फायदा होता है, और मुझे लगता है उनको जुड़े रहना चाहिए फॉर द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट पॉलिटिक्स। तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी गड़बड़ी होगी। लेकिन एक बात मैं आपको ऐड कर दूं, बीजेपी भी इन टच है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। जो मेरे सूत्र कहते हैं कि हम रीजनल इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए हम दोनों इकट्ठे हो जाए, बातचीत चल रही है उनकी भी, कहां तक पहुंचती है कहां नहीं पहुंचती मुझे नहीं पता है, बनेगी नहीं बात, लेकिन कोशिशें काम कभी कभी रंग ले आती हैं। और वो इसलिए क्योंकि मरकज में उनकी सरकार है, वो चाहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर जिस तरह फ्लोरिश हो रहा था हमारी मदद के बिना या हमारी जो दोस्ती के बिना नहीं मुमकिन होगा, तो वो बातें भी चल रही हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि एक यहाँ स्टेबल सरकार जो है एज पर द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो उसका गठन होगा। अच्छा सोहेल भाई एक बात और, क्या 370 अब कोई मुद्दा रह गया जम्मू कश्मीर में? 370 मुद्दा नहीं है, लेकिन 370 का राग रागते रहना चाहिए। सारे सब बुद्धिजीवी लोग जो आपके चैनल्स पे बैठे हैं सब जानते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास जानती है कि जो चली गई चीज वो वापस नहीं आती है। लेकिन ठीक है, एक राग है, उसको रागते रहिए, जहां तक जस्टिस को अपील कर सकते हैं करते रहिए, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब कोई फायदा होने वाला नहीं। उमर साहब ने आज क्लियर भी कर दिया, उमर साहब ने आज क्लियर कर दिया कि 370 वापस नहीं ला सकते। लेकिन मैं अपने एमएलए लेके ये दिल्ली जाऊंगा, मैं उनको ये डिमांड करूंगा कि स्टेटहुड पे जोर दे दे, स्टेटहुड हमें जल्दी मिल जाए। नहीं बिल्कुल। और अब क्योंकि सुर तो चेंज होना ही है, अभी तो बहुत सारे लोगों के और भी सुर चेंज होंगे, क्योंकि कल के रिजल्ट के बाद जो है सुर चेंज होने भी शुरू हो गए। राज जी देखिए, तीनों लोगों को आपने सुना, तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके सामने सभी ने रखी। और राज भाई आपसे लगातार बात भी चल रही थी, आप भी कह रहे थे कि हरियाणा का रिजल्ट बताएंगे कि राजनीति किस करवट जाएगी, लेकिन हरियाणा के रिजल्ट ने बता दिया कि राजनीति कहाँ जा रही है। उसके अलावा अब दोबारा से ईवीएम के ऊपर पर्सन चिन्ह लगाने की बात हो रही है। दोबारा से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो जो कुछ तो गड़बड़ है वो हमेशा चालू हो जाती है, तो वो कुछ तो गड़बड़ है हरियाणा में, वो कुछ तो गड़बड़ है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ये क्या है, इसे आप कैसे कहेंगे? और वास्तव में हरियाणा में हुआ क्या? ये जो जोर का झटका जो धीरे से लगा, इस पे आप बोलिए राज जी। जी संजय भाई, पहले तो मैं सबसे पहले कह दूं, जब जो कोई हारता है तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल भी कहने में गुरेज नहीं रखूंगा कि हमारे नंबर रहे और भारतीय जनता पार्टी के नंबर ज्यादा हैं, तो नेचुरली ये तो माना जाएगा उन्हें वोट पड़ा है। और मैं सबसे जी राज भाई, मुझे लग रहा संपर्क टूट गया। आवाज आ रही है राज जी? हाँ मुझे आ रही है। हाँ बोलिए जी बोलिए। आपका कैमरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था जी, बोलिए। हाँ
मैं एक बात कहना चाह रहा हूं बस कि सबसे पहले तो ये है कि जो हम हारे तो हम कहेंगे बात को, ठीक है, वो एक अलग चीज है। हमारा कहना है कुछ षड्यंत्र भी हुआ होगा और ये भी हो सकता है, क्योंकि कोई कहीं पे हम लोग 1000-1200 की वोट से जीते हारे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो हरियाणा की हार है वो मेन है जाट और गैर जाट, क्योंकि कांग्रेस को मैं दावे के संग कह सकता हूँ, मेरी कल भी बात हो रही थी, हरियाणा में मेरे जानने वाले हैं बहुत, वो कहते राजपूत और ब्राह्मण वोट आपको और थोड़ा जाट भी कम वोट मिला, यही कांग्रेस की हार रही। और एक और बात कहना चाहूंगा, मुझे आज कहने में कोई नहीं, मैं दुखी हूं और मुझे बहुत दुखी हूं कल से मैं, कि हमारे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे साहब हो, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट में जाओ तो वहां स्टेट के कोई ना कोई दो एक आध ग्रुप बन जाता है, गुट बन जाता है, जो दिक्कतें पैदा देने लगता है। और मैं ये कहता हूँ जैसे हुड्डा साहब है, हालांकि हम इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में नहीं हूँ कि मैं हुड्डा साहब के लिए बात करूँ या शैलजा जी के लिए बात करूँ या सुरजेवाला जी के लिए बात करूं, लेकिन इन कगार के जो नेता होते हैं इन एक्चुअली ये दिखा कुछ रहे होते हो, दिख कुछ और होते हो। और आज की तारीख पब्लिक बड़ी तेज है, पब्लिक को सब पता है क्या करना है। और वैसे तो कायदे की बात तो यही है कि कांग्रेस ने नहीं कहा था कि हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा, ये तो वहां की पब्लिक और पत्रकारों ने कहा था। इवन दैट कि 1-1.5 बजे तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता शायद टीवी पे कुछ बोलने को तैयार नहीं था। अनिल विज साहब कुछ कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और नीचे चल रही थी वो 586 या 600 कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मुझे ये नहीं समझ आया कि जनता सही तरीके से क्यों नहीं सोच पाई, या हम लोग जनता को समझ कि हमने जनता को लोकसभा में ये बतलाया, विधानसभा में ये बतलाया ना। जनता को सिर्फ हम कह सकते हैं, हमारे कहे को जनता इंटरप्रेट कैसे कर रही है ये जनता को समझना है। भाई हरियाणा में बीजेपी क्या कोई नहीं, मैं कह रहा कोई नहीं सोच रहा था कि कांग्रेस की सरकार का विषय नहीं था। लोग कहते थे मिनिमम मेजोरिटी तो फुल फ्लैश लाएगी, टीवी तक में कह रहे थे, सारे लोग कह रहे थे। लेकिन कहीं जो गलत हुआ, और मैं आज एक आपको बताता हूं, हालांकि आप भी कहेंगे पुराना राग अलाप दिया, मैं आज भी और बार बार कहता हूं कि ये ईवीएम मशीन में, हर ईवीएम मशीन में ये 50 वोटों की हेराफेरी करते हैं। और मेरा मानना है कि एक विधानसभा में 400 से 425 ईवीएम मशीन लगती है। इस तरह ये 20,000 वोटों की हेराफेरी करते हैं। जो हमारी पार्टियों के विधायक 22-23 हजार वोटों से जीतने वाले होते हैं वो 3,000 से जीत पाते हैं। जो 15,000 से जीतने वाले होते हैं वो 5-5.5 हजार से हार जाते हैं। तो जब तक ईवीएम से होगा, मुझे लग रहा है कि नहीं हो, बिल्कुल भी फेयर इलेक्शन नहीं माना जाएगा। तो अच्छा ये बताओ फिर ये कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ, हिमाचल में क्यों नहीं हुआ, ये फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? देखिए एक और मेरी बात सुनिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। जैसे हुड्डा जी बहुत 60-62 हजार वोटों से जीते, अगर हुड्डा जी भी 2200 वोटों से जीत रहे होते तो सिर्फ 2,000 से जीते, 22,000 वोटों से जीत रहे होते तो 2,000 से जीते। हिमाचल और कर्नाटका में हमारे विधायकों ने लीड 20,000 से ज्यादा की दी हुई। ये देखने वाला विषय है। मैं मतलब आप ये नहीं मानोगे कि आप जनता को नहीं समझा पाए, या आप उस जातिगत राजनीति में उलझ गए? राज शर्मा जी ये नहीं मानेंगे आप? नहीं, मैंने ये भी कहा कि अब ये 100% मैंने जो कहा मशीन का, उसके बाद ये भी माना जा सकता है कि कुछ तो बात जनता में भी नहीं समझ आई हो। वरना जनता हमें 30,000 वोटों से जिताने को होती, 28,000 से जिताने को होती, हमारा विधायक 8,000 से जीत जाता, है ना। तो कुछ तो है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पॉइंट पे हम हारे हो। कुछ गलती हमारी तरफ से हुई होगी, कुछ षड्यंत्र बीजेपी ने रचा होगा। तो ये दोनों की जो कम्युनिटी इफेक्ट हुआ उससे हमारी नहीं, आपको लगा कि आपको अभी भी वही मुगालता था कि संविधान खतरे में है, जो वो कॉम्बिनेशन बनता आ रहा है वो बन जाएगा, और आपने धरातल पर जो वास्तविकता थी उससे कहीं ना कहीं आप अनभिग रहे, और जो टिकटों का वितरण था वो समझ नहीं पाए। आप देखिए रणदीप सुरजेवाला जी के बेटे को सबसे लास्ट में टिकट दिया गया, जबकि वो जीत के आ रहे हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि नहीं दिया जाएगा। संजय भाई, मैं आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं काटूंगा, मैं बेबाक बोलना पसंद करता हूं और बिल्कुल ब्लंटली बोलूंगा और दिल की आत्मा से बोलूंगा। हाँ। कुछ तो सोचना होगा हमको भी, और बेहतर है कि मैं इतने ही शब्द कहूं, यही अच्छा है, क्योंकि ये मेरे घर की लड़ाई है, मेरे घर को सोचना है। तो कोई मेरे मोहल्ले का व्यक्ति मेरे बच्चे को समझाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है कि मैं ही अपनों को समझा लूं तो शायद जीत होगी। और अगर थोड़ी सी हम ऐसे करते रहेंगे तो दिक्कतें हैं, और ये शायद मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के भविष्य के लिए भी खराब है। एक और है राज शर्मा जी, आप देखिए मोदी जादू चला है, इसे तो मानोगे? ना, बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्यों?
आप उनके चेहरे से मोदी जी का जादू नहीं चला। हाँ, ना, किसका चला? नायब सिंह सैनी जी का जादू चला। नायब सिंह सैनी जी का जादू चला। संजय भाई, हाँ, आप मैं फिर कहूंगा, हाँ, सैनी साहब बड़े शांत स्वभाव के व्यक्तित्व है। हाँ, मोदी जी का चलता ना तो हमारी 37 नहीं 17 सीट होती। अगर मोदी जी का चलता, मैं इसमें बेबाक कहता हूँ, मोदी जी का जादू नहीं चला। जैसे सैनी साहब को मैं सुनता था टीवी, इनके लूज टॉप कहीं नहीं है। मैं बोलूंगा, सच बोलूंगा, मैं दावे से कह सकता हूं, मोदी जी का चलता तो कांग्रेस पार्टी 17 में रहती, इसलिए इनका जादू नहीं चला। सैनी साहब का सौम्यता, देखिए बहुत सौम्य तरीके से वो बोल रहे थे, बहुत सौम्य तरीके से बोल रहे थे, उनके अंदर एक रूढ़पन नहीं था। तो पब्लिक को मुझे लग रहा थोड़ा ये भी पसंद आया। अगर आधा % 1% वोट बढ़ाने में अगर किसी का रोल जाता है तो मैं मोदी जी का नहीं कहता, सैनी साहब का फिर कह दूंगा। मैं इस बात को तो मैं कह सकता हूं, मोदी जी का रोल नहीं है। मतलब मोदी जादू से अभी भी टेंशन है। चलिए मैं टेंशन नहीं है, कतई नहीं भाई, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरा प्रिय प्रधानमंत्री भाई, मैं टेंशन तो नहीं। कंटिन्यू। हाँ, नहीं बिल्कुल। मैं डॉक्टर अभिजीत जी हैं हमारे साथ। डॉक्टर अभिजीत जी, एक तो पहले तो बधाई आप, क्योंकि हरियाणा में सरकार बना ली आपने, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों का आपने सुना, फिर भी आपसे 2-3 चीज़ें हैं कि ऐसा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी घाटी के अंदर इतना बड़ा, क्योंकि ये बात सोहेल काजमी जी ने बोली है कि रिमार्केबल काम वहाँ पर हुआ है, उसके बाद भी वहाँ पर पिछड़ गई। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हुई है, या जो बात सोहेल काजमी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो वहाँ पर रही और वो आड़े आई। उसके अलावा हरियाणा के अंदर, क्योंकि राज शर्मा जी कह रहे हैं कि जादू नहीं चला, हाँ ये जरूर है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ घालमेल जरूर है। डॉक्टर अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने सबसे आखिरी में मुझे मौका दी तो मैं सब लोगों का निष्कर्ष आप पे आ जाएगा ना भाई, भारतीय जनता पार्टी है तो जवाब आप से ले लेंगे। जवाब देना ही है, तभी कह रहा हूँ थोड़ा ये सभी लोग इत्मीनान से सुनेंगे तो शायद अपनी बात नहीं बिल्कुल सुनेंगे, जैसे आप सुन रहे थे वो भी। देखिए, बात ये आती है कि ये ईवीएम का और कांग्रेस का रिश्ता मैं बताता हूँ, मैंने एक बार पहले भी किसी चैनल पे कहा था, ये है एक सिरफिरा आशिक और उसकी बेचारी एक मासूम सी माशूका। जब कभी तो वो हंसकर उनकी तरफ देख देती है तब तो बड़ी अच्छी है, और कहीं गलती से आंखें दिखा दे तो तू बेवफा, तू दफा, जल जा, कट जा। तो इनका कुछ उस तरह का रिश्ता है। तो अब क्या करें, वो किरण वाला आप समझ सकते हो, तो एक पिक्चर थी, तो वो इनका रिश्ता है उसके साथ। अब उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। अब जब इनके विचारों की तरफ नहीं कुछ होता तो अच्छी तरह से कोसेंगे। हरियाणा के लोगों ने इनको बता दिया कि जलेबी जो है वो खेतों में नहीं उग सकती और जलेबी की एमएसपी भी सेटल नहीं हो सकती है, तो इन्होंने अच्छी तरह से उनको जवाब दे दिया इन सब चीजों के लिए। और अब ये समझ सकते हैं कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया था कांग्रेस के लिए, वो परजीवी। और परजीवी का अगर आप इंग्लिश अनुवाद करेंगे तो मुझे लगता है इनको बड़ी दिक्कत होगी, तो मैं इंग्लिश अनुवाद ना ही करूं, थोड़ा सभ्यता से मैं इसको हिंदी में ही रहने दूंगा। तो आज कांग्रेस का वो जो परजीवी बिहेवियर है, जिन लोगों के दम पर ये आकर चलते हैं उसके बाद उन्हीं के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन जाते हैं, हर जगह पर कांग्रेस का यही हाल है। और अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में नो एंट्री का बोर्ड लग गया, कश्मीर में भी नियर अबाउट नो एंट्री का बोर्ड था। दूसरी बात है कि एनसी के पीछे के दरवाजे से घुस गए 2-4 सीटों के ऊपर, लेकिन आखिरकार इनको बता दिया गया कि जम्मू कश्मीर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो इनके अलायंस की कहानी है वो बड़ी पुरानी है, और ये अलायंस आज का नहीं है। ये अलायंस अगर आप देखेंगे तो शेख साहब और नेहरू जी का, उसके बाद इंदिरा जी और शेख साहब का, उसके बाद अगर आप देखेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी जी का, और अब उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी ने एक अलायंस बनाया, और उसके बाद दोनों जो है अलग अलग छोरों पे चल रहे थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उमर साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि राहुल गांधी जी को कश्मीर से बाहर जाकर जम्मू की तरफ देखना चाहिए, यहाँ उनको कुछ नहीं मिल सकता। खैर जम्मू में भी उन्हें कुछ नहीं मिल सकता था, लेकिन आप समझ सकते हैं ये अलायंस की अपनी मजबूरी बताते हैं, जबकि पब्लिक मजबूर हो चुकी थी इनके अलायंस के अंदर। तो यही जम्मू कश्मीर के लोगों ने बताया। अब मैं अगर अपनी पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की, तो नियर अबाउट 40 to 45% का जो वोट शेयर है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के खाते हैं। बाकी सब ने आपस में बांटा है, कुछ में इंडिपेंडेंट है, कुछ सीपीआई है, उसके अंदर कुछ एनसी है और कुछ एनसी की मेहरबानी से कांग्रेस को मिला है। देखा जाए तो आज जो सबसे बड़ा मैंडेट है जम्मू कश्मीर का वो भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर मैं वोटर्स की बात करूं तो एक बहुत बड़ा मैंडेट है, जिसके मुझे लगता है कि अगर सरकार जो भी बनती है उसका उस चीज को उनको देखना पड़ेगा। और बड़ी बात यह आती है कि हमने जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम किया, और पिछले अगर आप लेकर चले पिछले 5-6 साल का जो जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां जो बदली हैं, उसकी सराहना सभी को करना पड़ेगी। और कहीं ना कहीं इस चीज को मानना पड़ेगा कि वो बम गोली बारूद का जो खौफ था वो अब काफी हद तक खत्म हो गया। 70% का डिक्लाइन जो है टेररिज्म रिलेटिंग इंसिडेंट्स में हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है जो 3 टायर सिस्टम की रेस्टोरेशन करते हुए जमहूरियत
डेमोक्रेसी जिसका गला 87 में इन्हीं दोनों अलायंस वाली पार्टियों ने दबाया था, जब उस समय रातों रात इन बूटा सिंह होम मिनिस्टर होते थे, नहीं कांग्रेस वालों के, और एक फोन कॉल आई यहां से जिसने जम्मू की तकदीर और तदबीर बदल दी। उसके बाद 1.5 लाख से ज्यादा कब्रें यहां पर आपके सामने नजर आती हैं। वो जो रिगिंग थी जिसके बाद यहां पर बंदूक दाखिल हुई, और एक ये पॉलिटिकल पार्टी है जिनके 5 बाहर महारथी चले गए और वहां से उठाकर उन्होंने बंदूकें यहां पर ले आए। उसके बाद यहां पर जो कत्लो गारत का सिलसिला रहा, और सबसे बड़ी बात है कोई भी पार्टी सीरियस नहीं थी उसको लेकर। कुछ लोग लंदन चले गए, कुछ लोगों की बाकी मजबूरियां रही। यहाँ पर अगर सीरियसनेस से किसी ने यहाँ पर काम किया तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और आज वही कारण है कि आप देखें 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, G20 जैसे इवेंट, और वो पाकिस्तान भिखमंगा देश, वहां पर कोई T20 करवा के राजी नहीं है, यहाँ G20 हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से हर चीज को यहाँ पर बदला गया। और क्योंकि आपकी जो सोच क्या थी, वो सोच आपकी अपने मूल जो मंत्र है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें विश्वास था। और मूल मंत्र यही है कि सर्वप्रथम देश और देशवासी, उसके बाद पार्टी, और लास्ट में अपना आप। इस पे विश्वास करते हुए जो हमने काम किया, लाखों की संख्या में आज वोट लेना पड़े। और मैं आपको कहना चाहता हूं वो समय चला गया कि 5,000 वोटों से एमएलए, 10,000 वोटों से मंत्री और 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बनना पड़ता। आज तो मुख्यमंत्री बनने के लिए 2-2 जगहों से चुनाव लड़ना पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यही जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती और जमहूरियत की जीत है। हमने इन कामों को यहां तक पहुंचाया, और हम यही चाहेंगे जिसे भी आगे मौका मिलता है वो इन कामों को आगे लेकर चले। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, जैसे कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, यहाँ भी सब कुछ देखा जा रहा है। अगर किसी को लगता है कि अपने उस मैनिफेस्टो में अगर वर्ड ऑटोनॉमी लिखकर, जिसे कांग्रेस ने भी स्वीकारा है और उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई है, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अपनी दादी जी की कही हुई बातों के अगेंस्ट चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। अगर किसी को लगता है कि फिर से वो, अच्छा डॉक्टर अभिजीत जी, अगर आप देखें बीते दिनों जब चुनाव चले तो घाटी में बहुत सारे आतंकी हमले हुए, तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो हमले चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकता है जम्मू रीजन में, और वहां पर जो दहशतगर्द हैं वो इस तरीके से दहशत फैलाना चाहते हैं कि घाटी के अंदर कैसे भी भारतीय जनता पार्टी को वोट ना मिले। देखिए, मैं तो कहता हूँ ये तो बड़ी गलत सोच रहेगी, छोटी सोच रहेगी कि कहीं पर अगर टेररिज्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, किसी की जान जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उससे फायदा उठाएगी, हमें होगा। भगवान ना करे कभी ऐसा, और भगवान ना करे कभी कोई ऐसा दिन देखना पड़े हमें कि इन इंसिडेंट से हमें अगर शाबाशी चाहिए, लोगों के वोट चाहिए अगर हमारे को, तो उड़ी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए और बालाकोट जैसी उड़ी जैसी स्ट्राइक और बालाकोट जैसी स्ट्राइक के लिए चाहिए, जिसमें हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं जब हमारे जवानों की तरफ कोई भी अगर टेढ़ी नजर से देखता है। हम उसके लिए जरूर साधना चाहेंगे, और हम हमेशा चाहेंगे हमारा जवान जो है वो हमेशा एक इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ काम करे कि हमारे पीछे एक सरकार बैठी है जो कभी भी अगर हमारी तरफ किसी ने गलत नजर उठाई तो उसे घर घुसकर। ये भी कह रहा हूं अभिजीत जी, मैं ये भी कह रहा हूं कि क्या घाटी में डराया गया लोगों को, इस तरीके की बातें हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, क्या वहां लोग वोट देना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, इस वजह से वहां पर इस तरीके के हमले किए गए? ये एक बड़ी चीज है। देखें, बात ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सारी जगहों पर दूसरे स्थान पर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने 5 से 10% का वोट शेयर कश्मीर से भी लिया है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 3 डीडीसी मेंबर्स हमारे पहले भी वहां पर हैं, और आने वाले टाइम में भी जिस तरह की हम मेहनत कर रहे हैं, तभी मैं ओवरऑल जब बात करता हूं तो 40 से 45% जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करता हूं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और इस बार आप देखें तो 1.5 दर्जन के करीब हमने जो है, उससे भी ज्यादा रादर जो हमारे कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट थे। तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये रीजनल पार्टीज की तरह एक आंख से नहीं देखती, हमारी दोनों आंखें भली चंगी काम करती हैं। हमने जो भी अगर यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है वो जम्मू में भी उतनी हुई है जितनी कश्मीर में हुई है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की खूबसूरती यही है, और जम्मू कश्मीर की ये चीजों को हमने इनहेरिट किया हमारे ग्रेट महाराजा हरि सिंह जी से, जो कहते थे जस्टिस इज माई रिलीजन, और एक बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है उसी को हम उन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कभी भी भेदभाव की नीति नहीं करते, राजनीति नहीं करती, ना कांग्रेस की तरह कभी किसी को डराओ, किसी को धमकाओ और अपनी जो है सियासत आगे लेकर चलो। और कांग्रेस ने, सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी ने यहाँ आकर हमारे उन्हीं शूरवीर राजाओं का अपमान किया, आते ही उनकी पगड़ी उछाली, उसका उन्होंने जम्मू के लोगों ने जवाब दिया, और उसका फलस्वरूप आज कांग्रेस देखिए तो यहाँ पर जम्मू में एयरपोर्ट सुपड़ा साफ हो गया इनका। क्योंकि हमारे महाराजा बड़े पराक्रमी महाराजा थे, जहां पर हिंदुस्तान में बाकी राजा एक दूसरे से लड़ते थे, हमारे ही शूरवीर राजा थे जिन्होंने हिंदुस्तान की सरहदों का जो इजाफा किया वो गिलगित बल्तिस्तान तुर्तुक तक किया था। तो हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर ग्रेट किंग्स, डोगरा किंग्स जो हमारे थे। तो हमें लगता है कि इसी को देखते हुए अगर दोनों आंखों से जो कोई भी सरकार है बराबर देखेगी तो अच्छा टाइम निकलेगा। अगर नहीं है तो बात तो याद रखिएगा, अगर किसी के मंसूबे ऑटोनॉमी के या किसी के मंसूबे ये है कि फिर से पत्थर युग की तरफ हम जम्मू कश्मीर को धकेलेंगे, तो ये बात याद रखिएगा, ऊपर वाला सब देख रहा है और देखने वाले बैठे हुए। बिल्कुल, ऊपर वाला तो सब देखता ही है और जनता तो सब देखती है। सोहेल भाई,
कितने आप डॉक्टर अभिजीत जी से सहमत हैं? देखिए, अभिजीत जी बहुत जबरदस्त स्पोक्स पर्सन है और पिछले 2 महीनों से मुझे लगता नहीं है ये एक सेकंड भी कहीं बैठे होंगे जितना ये डिफेंड पूरे नेशनल मीडिया में कर रहे थे। और इनको श्रेय जाता है इनके हार्ड को जो मेहनत है, हार्ड वर्क जो है वो रिजल्ट लाया। 25 से 29 पे आगे मैं समझता हूँ वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहां बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं होता था, जिसको हम कश्मीर बोलते हैं, वहां इनके फ्लैग, इनका कैडर, इनके नॉमिनीज, इनके भाषण, इनकी चर्चाएं वहां भी शुरुआत होगी। तो अब बीजेपी अछूत पार्टी नहीं है कश्मीर में। और जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया पोलिंग परसेंटेज, वो अपने आप में इंडिक हार जीत लगी रहती है। सरकार कौन बनाता है, कौन नहीं बनाता है। जमहूरियत मजबूत रहनी चाहिए, मुल्क मजबूत रहना चाहिए और लोगों का मैंडेट जो भी आए उसको सबको सलाम करना चाहिए। आफ्टर ऑल चलना ही जिंदगी का नाम है और जिस तरह चलते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि एक नरेशन चेंज हुई है। हाँ, अफसोस हुआ मुझे कि जम्मू कश्मीर एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी है, 1.25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है या 1.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। उसमें पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, हिंदुस्तान का ताज है। जम्मू कश्मीर की अपनी सभ्यता है, अपना एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंगल है। उसको उसमें यही आपसी रवादारी और मोहब्बत जो है वो पनपती रहती चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पोलराइज करके इस डिविजन्स को रीजनल इम्बैलेंस करा दिया या रिलीजियस इम्बैलेंस करा दिया, विच इज नॉट गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये दर्शा दिया लोगों ने कि आप जिस तरह की राजनीति करेंगे उसी तरह का हम जवाब देंगे और उस जवाब आपके सामने है। क्या अब जो है हिंदू बेल्ट में हिंदू एमएलए और मुस्लिम बेल्ट में मुस्लिम एमएलए, तो ये होना नहीं चाहिए लेकिन करके बता दिया। अब ये रणनीति आगे कब तक चलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है आपस में बहुत चीजों से जुड़ा हुआ है। डोगरा और कश्मीरी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन कुछ सियासतदान कुछ गंदी नीतियों पे ये चीजें करते हैं और उसका फिर खमियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है आने वाले दिनों में और पार्टी को भी भुगतना पड़ता है। एक चीज है सोहेल भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं बिल्कुल होप तो रहनी भी चाहिए। सोहेल भाई, सुशील जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सोहेल भाई, एक बात और, आपको लगता है कि इस बार जिस तरीके के अलगाववादी लोग आते थे, जो उस तरीके के बयान देते थे, जो जम्मू कश्मीर को अलग होने की बात करते थे, जो बिल्कुल मतलब एक उनकी विचारधारा ही अलग थी, ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर की जनता ने एक सिरे से नकार दिया, ये तो मानेंगे? बिल्कुल 100% नकार दिया। वो डर, खौफ, फतवा, वो रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइज ग्रुप्स, वो सब खत्म हो गए जम्मू कश्मीर में। उनको नकार दिया। इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है, कुरान की हदीस की अपनी इंटरप्रिटेशन है। सही मैंने पे लोगों ने उस सही कुरान की इंटरप्रिटेशन पे अपने जमहूरियत को मजबूत किया है। और वो जो फ्रिंज एलिमेंट विद इन इस्लाम थे उनको नकार दिया है, जो सुबह और शाम को फतवे जारी किया करते थे और मस्जिदों से ऐलान किया करते थे, वो सब चीजें मैंने कहा ना, एक पॉलिटिकल नरेशन बदल दी जम्मू कश्मीर के लोगों ने। सिर्फ अमन, प्रॉस्पेरिटी और अच्छे दिनों के लिए वोट किया है। और मुझे पूरी होप है कि मोदी लेड सरकार ये अच्छे दिन प्रिवेल करने में बहुत अच्छी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों का हाथ पकड़ेगी और आगे लेके चलेगी। सुशील जी कितने सहमत हैं आप सोहेल भाई से जी और अभिजीत से? जी मैं अभिजीत जी का बड़ा सत्कार करता हूँ कि वो सुलझे हुए बड़े पत्रकार है या अपना या स्पोक्समैन है जी। साथ में ही हमारे दोस्त भाई सोहेल काजमी साहब जो भी वो भी एक बड़े सुलझे पत्रकार है और पहला पत्रकार है जम्मू कश्मीर से जो ये कहता है कि कश्मीर में काफी डेवलपमेंट हो गई है। बाकी हमने बहुत सारे पत्रकारों को जो कश्मीर से स्पेशली आते हैं वो हर बार कहते हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ बाकी मुद्दे हैं। दोनों का ये कहना है कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो गई, सही बात है, कश्मीर में हद से ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई। जब इलेक्शन शुरू हुए थे लोग बड़े खुश थे कि 317 हट गया, मोदी जी का या जो यहाँ काम किया, सरकार ने काम किया, बहुत अच्छा काम हो रहा है, सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, सड़कें बढ़ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, काम हो रहा है। पहली बार 17 साल में ये चीज़ उन्होंने देख लिया कि कश्मीर में कोई ऐसी सरकार है जो काम करने वाली है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जो इंडिया की सबसे मॉडर्न और लेटेस्ट ट्रेन बन रही है वो दिल्ली से कश्मीर की ओर जा रही है 1 या 2 महीने में। जब ट्रेन ये शुरू हो जाएगी दिल्ली से, पहले मुश्किल होता था, जहाज में जाना पड़ता था या लोगों को महंगा होता था, जा नहीं पाते थे या बाकी चलिए विकास के कार्य हैं तो चलते रहेंगे। डेवलपमेंट काफी हो जाएगी। लेकिन इस बार ये देखा गया जो पहले डरते थे वोट डालने के लिए कि कहीं से कोई पत्थर या गोली मत मारेगा, ये पहली बार दर्शाता है कि कश्मीर बहुत पीसफुल है।
नहीं, बिल्कुल लोगों को पीसफुल है। अगर चुनाव के अंदर पत्थर नहीं चले तो इसे क्या बताएंगे? तो पीसफुल ही है। तो सोहेल भाई कह रहे हैं, सोहेल जी इस चीज को कह रहे हैं कि भाई अब की बार जो जनता है उसने बता दिया कि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, यहाँ विकास चाहिए और सरकार स्थिर चाहिए। ये तो कह रहे हैं प्रदीप भाई देखिए जी जी सुशील जी। एक मिनट, खाली लोगों ने नहीं कहा, जो गोली चलाने वाले थे, जो बंदूक उठाते थे, उन्होंने भी तो ये कहा, हम अगर जीतेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुद्दे हैं वो भी उठाते रहेंगे। नहीं बिल्कुल, और देखिए मुद्दे सरेंडर्ड, हाँ मुद्दे उठने चाहिए और जनता के मुद्दे हैं वो तो उठाए ही जाएंगे। प्रदीप भाई आपसे ले रहा हूं और फिर मैं राज्य से एक टिप्पणी लूंगा। प्रदीप भाई, राज्य ने बहुत कुछ कहा, एक तो उस पर, दूसरी बात यह है कि क्योंकि कांग्रेस हमेशा जब मंथन की बात आती है तो अपने बड़े नेताओं का बचाव करती है, हमेशा यह कहती है कि नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है, निचले स्तर पर थोड़ी गुटबाजी हो गई, थोड़ा यहाँ, लेकिन वो गुटबाजी करने वाले प्रदीप भाई कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने गुटबाजी कराई क्या वहां पर? बीजेपी वाले तो नहीं थे उसमें गुटबाजी कराने में। उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी या हुड्डा जी का ग्रुप बनाया जाए। उसके अलावा यहाँ पर एक और फैक्टर है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें तो चलती रहेंगी और राज्य उस पर आप जवाब भी दीजिएगा जल्दी से। प्रदीप भाई, यहाँ ये था कि भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे को लेकर जरूर इस चुनाव में बोलती रही कि राहुल गांधी जी विदेश जाकर देश को बदनाम करते हैं और हम यहाँ जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति से अलग हटकर विकास की बात करते हैं। प्रदीप भाई इस पे बताइए जी। निस्संदेह संजय जी, हाँ निस्संदेह चुनाव से एन पहले हाँ कांग्रेस के बड़े नेता कोई ना कोई टॉपिक, क्योंकि बीजेपी बहुत बारीकी से सेंसिटिव सेंटेंसों को ढूंढती है और ये मौका भी देते हैं कांग्रेस वाले, कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी पकड़ में आ जाती है कि जिसपे बीजेपी एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बनाकर सामने पेश करती है और उसमें ये लोग फंस जाते हैं और लोग भी मानने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये बात ठीक है कि बीजेपी ने उसी दिन ये उछाल दिया था कि जब भी राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और वो देश के खिलाफ बोलते हैं और साथ के साथ में वो एक और चीज करते हैं कि कांग्रेस के पुराने नेता, चाहे वो इंदिरा गांधी जी रही हो, चाहे वो जवाहरलाल जी रहे हो, वो कभी ऐसा नहीं करते। अगर उनसे विदेश में कभी भी ऐसा कुछ सामने आया भी तो वो स्पष्ट कहा गया कि ये हमारे देश का मामला है, इसे हम अपने तरीके से सुलझेंगे और होना भी चाहिए राजनीति में। और देश की जहां राष्ट्र हित की बात आती है वहां यही चीज होनी चाहिए कि हाँ ये हमारा इंटरनल मामला है। और कई बार ऐसा नहीं कि कांग्रेस पाकिस्तान से या किसी और से कभी भी कहती भी रही है कि हमारा इंटरनल मामला है, इसे हम अपने तरीके से, आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, किसी भी तीसरे देश को बीच में आने की जरूरत नहीं। ये मतलब ये मुद्दे भी हरियाणा में काम कर गए, कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगा कि करता। राज भाई मुद्दा भी काम करता। राज भाई बताइए भाई ऐसा क्यों, ऐसा जब ये बोलते हैं। और एक और है राज भाई, एक लाइन और ऐड कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि हिंदुत्व को लेकर कहीं ना कहीं सनातन परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं तो कांग्रेस चुप हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है। मैं देखिए जो मैं बिल्कुल सच बोलूंगा, अभी प्रदीप भाई ने कही है एकदम इत्तेफाक नहीं है। हम आप डिबेट इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, मेरी डिबेट को इसको कनाडा, इंग्लैंड, सारे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। अब आप यहाँ करें बात या वहां करें, कोई मैटर इज लिटिल। और मैं एक और बात बताता हूँ, प्रदीप भाई ने बड़ी कह दिया कि राहुल जी बाहर गए थे, क्या ये शोभा देता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री बाहर देशों में जाके कहें कि ये सांपों का देश कहलाता था। यहाँ पे 2014 से पहले होना पाप समझा जाता था। मैं प्रदीप भाई एक बात विनम्र तरीके से कह सकता हूँ, मैं 2014 से पहले का पैदाइश हूँ और मैं अपने आप में गौरव महसूस करता हूँ और मैं 10-12 देशों की यात्रा करके आया हूँ। मुझे घमंड होता है कि मैं इंडियन, मेरा देश, मैं अक्सर कहता हूँ ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अब आ जाइए आप बात को, आप इन्हें एक बात सही बोली प्रदीप भाई, भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेट करने में बहुत होशियार है। ये बात तो बिल्कुल सही है। नहीं, जलेबी का कारखाना आप बात करते हैं, उस पर जवाब दे नहीं पाते और मैनिपुलेट करने की बात इनकी करते हैं। बताइए। मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप। मुझे राहुल जी की एक लाइन बताओ जो गलत बोली, लीजिए मैं संजय भाई आपसे करा एक लाइन बताइए। राहुल जी की बात तो गलत की बात नहीं है, राहुल जी समझ ही नहीं पाए हरियाणा का मर्म, हरियाणा की नब्ज क्या है वो समझ ही नहीं पाए। देश को
इस देश की जनता को ये समझने में 10 साल लग गया कि आलू से सोना निकलता है, ये किसका ओरिजिनल बयान था। तो बस और ये कांग्रेस की आईटी टीम भी है ना यार। अभिजीत जी चलिए जवाब दीजिए आप, डॉक्टर अभिजीत जी, राज भाई को बोलिए जरा। हाँ देखिए, राहुल जी की एक दिक्कत समझिए कि राहुल जी की बेचारी परेशानी है, वो समझना पड़ेगी कांग्रेस वालों को कि राहुल जी जब पैदा हुए थे तो कहा गया प्रधानमंत्री पैदा हो गए, उसके बाद जब स्कूल में गए प्रधानमंत्री स्कूल में पढ़ रहा है, उसके बाद जब कॉलेज गए तो जी प्रधानमंत्री कॉलेज में पहुंच गया, और जब पार्टी में आए तो प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का जो प्रेसिडेंट बन गया, हमारी पार्टी का सब कुछ बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब ये जो उनको बेचारों को आपने यकीन दिलवा दिया कि वो प्रधानमंत्री, अब ये यकीन उनके मन के अंदर इस तरह से हो चुका है कि वो बेचारे इस चीज से बाहर नहीं निकल सकते। अब सोचिए कि इस देश का, मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए कि आप जाकर वहां इलियाना उमर के साथ खड़े हो जाएंगे, आप जाकर बाहर अभिजीत जी ये कह रहे हैं कि राहुल जी ने जलेबी कारखाने की बात ही नहीं करी। बेसिकली वो बेचारे खुद भी नहीं चाहते हैं, लेकिन करें क्या, ये जबरदस्ती मम्मी जी चाहती है कि जबरदस्ती बने तो बेटा बेचारा अपनी चीजों को पूरा करना। जो क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन के लिए आपको करना पड़ता है। अब वो बेचारों को कौन समझा उन सब चीजों को। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो परजीवी का जो आपको जो दिया है, परजीवी तो कभी प्रधानमंत्री, मतलब इतना जरूर है कि कांग्रेस मोदी जादू मानने को तैयार नहीं है, और राहुल गांधी जी चुनाव के अंदर वास्तव में जो हरियाणा की नब्ज है वो पकड़ नहीं पाए हैं। भले कोई माने या ना माने, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक चमत्कार किया है, और उस चमत्कार को लेकर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद अब सबसे बड़े 2 चुनाव सामने हैं, वो हैं महाराष्ट्र और झारखंड। देखने वाली बात यह होगी कि जनता यहां पर क्या जनादेश देती है, क्योंकि दोनों ही चुनाव अति महत्वपूर्ण है, और इस वक्त जो जनादेश आया है उसे लेकर दोनों ही प्रदेशों में हलचल जारी है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।